सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, मैं हारिस अंसारी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए सेशन के साथ। सेशन का नाम क्या है भैया? मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम कवर करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? सन 1600 से लेकर 1857 की क्रांति तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस हिस्ट्री से जुड़ी एक लाइन बताना चाहूँगा। वन हु नो द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर, यानी जो भारत का इतिहास जानेगा, यानी किसी भी देश का कोई इतिहास जाने, वही उस देश को कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को शुरू करता हूँ। देखिएगा, भारत के पूरे इतिहास के एक सफर में अगर तय करता हूं तो मुझे मिलता है कि भारत के लोग बड़े ही सभ्य और साधारण व्यक्ति थे। इसीलिए इस पे कई वंश, राजवंश, सल्तनत और इन ब्रिटिश वालों ने राज किया। क्यों? क्योंकि भारत के लोग बड़े सभ्य और साधारण व्यक्ति थे। भारत का इतिहास 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद सेकंड पर है मेडिवियल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू होती है सन 1600 ईस्वी से। सन 1600 में क्या हुआ और 1857 की क्रांति तक जो पूरी स्टोरी है मैं आपको रूबरू करवा देना चाहूँगा। हम लोग हिस्ट्री एक तरह से पढ़ेंगे नहीं, एक तरह से हम लोग इसको एज देखते हुए चलेंगे कि पूरे इतिहास में हुआ क्या था। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात है सन 1600 की। इसमें पहले अंग्रेज आए। किस उद्देश्य से आए भैया? व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए, व्यापार करने के लिए। मगर इनका मकसद किस प्रकार से बदल जाता है, पूरी कहानी देखिएगा। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। एवरी पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश वाले जो आए थे पहली बार, किस उद्देश्य से आए थे? ट्रेड करने के उद्देश्य से आए थे। सन 1600 में क्या हुआ कि ब्रिटिश वाले ट्रेड करने के उद्देश्य से आए। मगर सिर्फ 8 सालों बाद, अगर मैं 8 इसमें ऐड करता हूं तो सन 1608 में इनकी नीयत बदलती है। देखिएगा कैसे बदलती है। ये सन 1608 में एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं। इस समय देखिएगा, इस समय किसका शासन चल रहा था? मुगल का। मैं मुगल को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये अलग टॉपिक है, और ब्रिटिश वाले मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं, इसलिए हम ब्रिटिशर्स की ही बात करने वाले हैं। सन 1600 में ब्रिटिशर्स आए। इस समय चल रहा था पावरफुल मुगल साम्राज्य, यानी इस समय अकबर का शासन चल रहा था, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, इन सब का शासन चल रहा था। यानी जो ब्रिटिशर थे अभी नौसिखवा थे, यानी एक दिन का पहलवान कहें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पावरफुल मुगल पूरे बड़े पहलवान थे, इसलिए इन्होंने 1600 में ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस अपनी नींव को मजबूत करते गए। सन 1600 ईस्वी में ये यहाँ आए। उसके बाद इनकी नीयत बदल जाती है। 8 साल बाद, यानी सन 1608 में ये क्या करते हैं? एक प्रस्ताव लेके जाते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। किसके दरबार में? सन 1608 में जहांगीर उस टाइम पे होते हैं, और पहले ब्रिटिश व्यक्ति जाते हैं उनके दरबार में। नाम होता है उनका सर कैप्टन हॉकिंस। सर कैप्टन हॉकिंस सन 1608 में जहांगीर के दरबार में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रस्तुत हुए। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसे नोट करिएगा सेकंड पॉइंट के रूप में कि सन 1608 में पहली बार सर कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहली बार ऐसे व्यक्ति थे जो प्रस्तुत हुए। सर कैप्टन हॉकिंस, ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद क्या हुआ? इसके ठीक 5 साल बाद, यानी सन 1600 में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो सन 1613 आता है। सन 1613 किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया प्रस्ताव तो ले गए थे सन 1608 में, और जहांगीर को मना भी लिया। फिर 5 साल बाद, यानी मैं 1608 में अगर 5 जोड़ता हूं तो सन 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब इनकी पहली फैक्ट्री और कहाँ स्थापित हुई? तो सन 1613 में हुई। कहाँ पे? सूरत में। इसको भी आप लिखिएगा, सन 1613 में
सूरत में आपकी फैक्ट्री स्थापित होती है, सूरत में पहली फैक्ट्री। उसके बाद कौन सा दिन आता है? अभी देखिएगा, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ब्रिटिश वाले अभी नौसिखवा पहलवान थे, इसलिए ये सन 1600 में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके सामने थे बड़े पावरफुल मुगल्स। मगर जैसे ही अंतिम पावरफुल मुगल्स का जो मुगल एम्पायर थे औरंगजेब, इनकी जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद पूरा तख्ता पलट हो जाता है। चलिए देखते हैं, सन 1613 के बाद सन 1707 आता है, जिसमें हमारे लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर यानी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? सन 1707। देखिएगा, ये तब तक इंतजार किए जब तक पावरफुल मुगल्स यहाँ से हट नहीं गए। अब देखिएगा, सन 1707 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन 1707 में हमारे औरंगजेब मुगल एम्परर जो थे औरंगजेब, इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? सन 1707 में। अब यहाँ से सारा तख्ता पलट होता है। देखिएगा, इनके द्वारा जो बनाए गए सूबेदार होते हैं ना, सूबेदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, अब ये बढ़ने लगते हैं, हर जगह बढ़ जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि वहाँ का राजा मैं हूँ। मतलब विभिन्न प्लेस पे ये बढ़ जाते हैं और अपने आप को राजा कहलवाने के लिए, इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को राजा कहलवाना चाहते थे, इसलिए विभिन्न जगहों पे चले जाते हैं। देखिएगा, सन 1707 में इनकी मृत्यु जाती है, इसलिए सारे सूबेदार बढ़ जाते हैं और अपने आप को राजा कहलवाने लगते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं अगर आगे जाऊं तो सन 1707 के बाद हमारा इम्पोर्टेंट है सन 1757। क्या हुआ था? देखिएगा, अगर मैं मैप के हिसाब से आपको बताना चाहूँ तो ये है आपका भारत का नीचे का हिस्सा। यहाँ पे है बॉम्बे, यानी आज का मुंबई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी यहाँ पे, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। और यहाँ पे आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास। और यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी थी। क्या होता है? देखिएगा, वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में उस टाइम नवाब हुआ करते थे, बंगाल के नवाब हुआ करते थे। उस समय 3 नवाब हो चुके थे। पहले कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे पहले नवाब बंगाल के, दूसरे थे अलीवर्दी खान और तीसरे नवाब जो थे यहाँ के सिराजुद्दौला थे। अब देखिएगा, सन 1757 में किसका उस समय टेन्योर था? देखिएगा, हम 1707 के बाद इसमें अगर मैं 50 ऐड करूं तो यहाँ सन 1757 में हम पहुंच जाते हैं। सन 1757 से लेकर 50 सालों तक क्या हुआ? वही तख्ता पलट होता गया। मुगल एम्पायर अब बढ़ते गए, यानी उनकी जड़ें जो होती हैं वो बिल्कुल खोखली होती चली गई सन 1707 के बाद, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, जरा देखिएगा, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे कौन हुआ करते थे? नवाब। अब नवाब इस समय किसका टेन्योर चल रहा था? सन 1757 में किसका टेन्योर चल रहा था? ये चल रहा था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला इस समय बंगाल के नवाब थे। अब ये देख रहे थे कि ब्रिटिश वाले जो हैं भैया सीना जोरी कर रहे हैं, न टैक्स हमको सीधे देते हैं न और प्राइवेट कंपनियां भी चला रहे हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया? फोर्ट विलियम, वहाँ पे कॉलेज हुआ करता था अंग्रेजों का, उसको जब्त कर लिया। अब ये बात चलती है तुरंत मद्रास तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही में मद्रास तक बात पहुंचती है, अब यहाँ से पूरी नेवी लेकर एक रॉबर्ट क्लाइव नाम के ब्रिटिशर भैया पहुंच जाते हैं बंगाल और आक्रमण करके सिराजुद्दौला को मार देते हैं। चलिए, सिराजुद्दौला क्यों मरा? देखिएगा, क्योंकि इसका एक कमांडर था, सिराजुद्दौला के एक कमांडर थे, नाम था मीर जाफर। अब मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव भैया बातचीत कर लिए कि तुम भैया मार दो इनको, सिराजुद्दौला को, तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। देखिए पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं यहाँ पे। देखिएगा, पॉलिटिक्स इन्होंने क्या कहा कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको कहा? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या कहा कि भैया इनको मार दो, कि इसका कमांडर था, इसलिए कहा कि मार दो और बंगाल का नवाब तुम बन जाओ। तो भैया अब खुशी से इनका ठिकाना नहीं था और उनको मार दिया। सन 1757 इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध क्या कहलाता है? ये युद्ध कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। सन 1757 AD में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ।
यानी प्लासी का युद्ध सन 1757 किसके किसके बीच, सिराजुद्दौला थे और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच होता है सन 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं। सन 1757 अब भैया इनको मार दिया जाता है। अब राजगद्दी पे कौन बैठेंगे, नवाब। नवाब यहाँ के कौन होंगे, मीर जाफर, जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया था कि भैया इनको मार दो, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। अब आगे की बात देखिए क्या है। सन 1757 से सन 1760 तक ये गद्दी संभाले रहते हैं कौन, मीर जाफर। मगर सन 1700 जैसे ही 60 आता है, इनके दामाद हुआ करते हैं मीर जाफर के, उनका नाम होता है मीर कासिम। अब इन्हें बना दिया जाता है नवाब। देखिएगा सन 1760 भी इंपॉर्टेंट है, सन 1760, क्योंकि यहाँ पे नवाब कौन थे इस टाइम भैया, मीर कासिम। मीर कासिम जो कि इनके दामाद, मीर जाफर के दामाद थे। अब भैया जैसे इनके हाथ में तख्ता आती है, तख्त आता है, ये कहते हैं भैया बंगाल हमारा है। ये नहीं सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स की देन है, ये कहते हैं बंगाल अब हमारा है। सन 1757 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिशर थे, ये कह दिए कि आप संपूर्ण भारत अब हमारे कब्जे में है। पहले तो छुप छुप के रहा करते थे, अब ये पूरी तरह से उभर के आ गया कि भैया जो संपूर्ण भारत है अब हमारा है। आगे देखते हैं, सन 1760 में ये बन जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब पूरा बंगाल हमारा है और ये करते हैं, आर्मी तैयार करने लगते हैं। उसके ठीक 4 साल बाद मतलब ये ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं और आक्रमण करने की सोच लेते हैं। इसलिए यहाँ पे 4 साल बाद अगर मैं देखूँ तो सन 1764 आता है। यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। सन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बक्सर का युद्ध होता है किसके किसके बीच, भैया मीर कासिम है। मीर कासिम भैया ज़्यादा प्रोत्साहित हो गए थे, इसलिए इनसे युद्ध हुआ। और साथ में अलग ऑपोजिशन का मैं देखूँ तो मुनरो थे। मुनरो उस टाइम के जो गवर्नर थे, उससे इनका युद्ध हो जाता है बंगाल के नवाब मीर कासिम से। तो ये बैटल ऑफ बक्सर आप ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आपसे जरूर पूछ सकता है एग्जाम में। और किससे किससे ये युद्ध हुआ, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो अगला इंपॉर्टेंट डेट क्या है उसको भी देख लेते हैं। सन 1764 के बाद हमारा आता है सन 1773। सन 1773 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन पहले गवर्नर जनरल बने, वारेन हास्टिंग नाम था इनका, पहले गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा इस समय यहाँ पे 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और यहाँ के गवर्नर जो थे, सिर्फ गवर्नर अलग अलग थे। देखिएगा गवर्नर अलग अलग थे। अगर मैं तीनों गवर्नर की हेड की बात करूं, अगर मैं तीनों गवर्नर का एक हेड बना दूं तो इनको कहेंगे गवर्नर जनरल। ठीक है, अलग अलग प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे, मगर जो सबका हेड था उसे कहते हैं गवर्नर जनरल। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हास्टिंग। कब बनाए गए, सन 1773। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। सन 1773 में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सन 1773 में वारेन हास्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं। अब सन 1773 के बाद बन जाता है। इनके बाद इनका कहना था कि अब हम जमीन को कब्जा करेंगे। और यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था मैसूर। उस समय मैसूर बड़ा ही क्षेत्रफल कवर किए हुआ था, क्योंकि ये आते थे यूरोप से और यहाँ पे ऐसे अफ्रीका है। अब इनको जाना पड़ता था ऐसे घूम के। ये मैसूर उनके कब्जे में नहीं था, ये या तो ऐसे जाते थे या तो ये घूम के जाते थे, यानी मैसूर इनके लिए बड़ी खिचड़ी थी। अब मैसूर को इन्हें मतलब अब प्राप्त ही करना था, इसलिए अब लगातार 4 वार हुए मैसूर के लिए। मैसूर को हड़पने के लिए इन्होंने 4 प्रमुख युद्ध किए हैं। मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा। देखिएगा सन 1773 से 1805 तक ये बीच बीच में 4 वार किए हैं। ये 4 वार क्या कहलाते हैं, एंग्लो मैसूर वार। सन 1773 से लेकर 1805 तक। पहले हैदर अली से करते हैं, उसके बाद टीपू सुल्तान से करते हैं और मैसूर के कुछ प्लेस को भी ये हड़प लेते हैं, मतलब कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद इनकी खिचड़ी थी भैया बीच में, ये जो थी बीच में मराठा साम्राज्य था। इसमें मराठा जो कि मुगल्स के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम था, मगर मराठा
बड़े ही खतरनाक हुआ करते थे उस टाइम। मतलब आप मूवी में देखे ही होंगे कि मराठा कितने खतरनाक होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ करता था क्या, मराठा साम्राज्य। अब मराठा साम्राज्य को ये हड़पना चाहते थे। अब क्या हुआ कि अब फिर से ये वार कर दिए भैया, इसको भी कुछ हड़प लिए। ये वार कब तक चला, सन 1817 तक। सन 1817 तक ये वार चला है। सन 1773 से क्या हुआ कि वार एंग्लो मैसूर के 4 वार और मराठा साम्राज्य पर भी 3 वार हुए हैं, सन 1773 से 1817 तक। अब बात आती है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है सन 1840, इसको नोट डाउन करिए क्योंकि इस सन 1840 इसमें क्या हुआ थोड़ा देखिएगा। इसके बाद एक नीति लॉन्च की गई, नीति के नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहेंगे। इस नीति में क्या कहा गया था कि भैया अगर कोई राजा है, उसका उत्तराधिकारी यानी आने वाला पुत्र, मतलब पुत्र नहीं हुआ या कोई उसका गद्दी संभालने वाला नहीं हुआ, तो वो जो जमीन होगी वो अब ब्रिटिश सरकार हड़प लेगी। फिर से समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लॉन्च की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कितनी कारगर साबित हुई अंग्रेजी सरकार के लिए, आप देखिएगा। बस देखिए, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। किस प्रकार के नियम लॉन्च किए इन्होंने। कहा कि भैया जिस भी राज्य का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं पैदा हुआ तो भैया वो जमीन अब अंग्रेजी सरकार हड़प लेगी। ये कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 1840 के बाद लॉन्च हुआ था भैया। लॉर्ड डलहौजी ने इसको लॉन्च किया था। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। देखिएगा, अब ये नीति लॉन्च होने के बाद इन्होंने 6 बड़े राज्य को कब्जा किया। पहला राज्य था सन 1848 में। सन 1848 में इस नीति के तहत इन्होंने सतारा नामक एक प्लेस को कवर किया। सन 1848 के एक क्षेत्र था सतारा। इन्होंने इस नीति के तहत सन 1848 में इसको मतलब कब्जा कर लिया इसके ऊपर। उसके बाद सन 1852 में इन्होंने उदयपुर, उसके बाद सन 1853 में नागपुर भैया। उसके बाद सन 1854 में, अगर मैं बात करूँ सन 1854 में इन्होंने सबसे बड़े राज्य झांसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, देखे होंगे आप मूवी में, तो झांसी को भी हड़प लिया इसी नीति के तहत। किस नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बाद आता है सन 1856। इस नीति के इस ईयर में इन्होंने अवध राज्य को भैया, अवध को अपने एम्पायर में जोड़ लिया, यानी इसको हड़प लिया एक तरीके से हम कहें तो 1 2 3 4 5 तो 5 राज्य यहाँ से इनके द्वारा इस नीति के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत हड़प लिए जाते हैं। अब ये लास्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद अब एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, मतलब आप लगभग पहुंचे गए एंड तक। अब देखिएगा, लास्ट इंपॉर्टेंट डेट है इसके 1 साल बाद, सन 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिएगा, सन 1857 में हुआ क्या। इसमें भैया मंगल पांडे को भैया धोखा दे दिया जाता है, और चूंकि ब्रिटिश एम्पायर कई प्रथाओं, कई जो परंपराएं थी उनको भी बैन कर दी थी, इसलिए जो ग्रामीण साम्राज्य था, जो ग्रामीण के लोग थे, वे बड़े ही गुस्से में थे कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी परंपराओं को बंद कर रहे हैं, यानी सती प्रथा उन्होंने बंद कर दी। इस पर भी वो लोग बहुत ही चिंतित थे और बहुत ही मतलब एंग्री थे एक प्रकार से मैं कहूँ तो। इसलिए ये क्रांति हुई सन 1857 में, जैसा कि आपने मंगल पांडे मूवी में देखा भी होगा। सन 1857 की क्रांति हुई। क्यों हुई आप जानते हैं? क्यों हुई? क्योंकि ये परंपराओं को बैन कर रहे थे और कुछ धोखा भी दे दिया था मंगल पांडे को। सन 1857 की क्रांति हुई कहाँ थी? सन 1857 की क्रांति हुई थी बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में। देखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करिए। लास्ट इंपॉर्टेंट डेट हम लोग बात करने हैं। देखिएगा, सन 1857 की क्रांति हुई, ये कहाँ हुई? ये हुई थी आपका बैरकपुर मैं कहूँ बैरकपुर, और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अच्छा, इसमें भैया मंगल पांडे को देखिएगा, मंगल पांडे इसके मतलब जिम्मेदार थे, इसलिए इन्हें अब ब्रिटिश के ताबूत पे एक चिंगारी थी, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 1857 की क्रांति बहुत ही छोटी क्रांति थी। इसे कहते हैं सिपाही मिटनी। इंग्लिश में अगर इस क्रांति को बात किया जाए तो पहली बार ऐसी क्रांति थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई।
ये 1857 क्रांति। इसमें क्या हुआ देखिएगा, 29 इसके दोषी कौन थे, मंगल पांडे, इसलिए इनको 29 मार्च सन 1857 में पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद कोर्ट मार्शल कर दिया गया 6 अप्रैल 1857 को। उसके ठीक 2 दिन बाद हमारे इस महान फ्रीडम फाइटर को, यानी अगर मैं बात करूं सन मतलब 2 दिन बाद मैं बात करूं तो 6 अप्रैल के बाद 2 दिन 8 अप्रैल 1857 को हमारे इस महान फ्रीडम फाइटर को फांसी दे दी गई। तो इन्होंने एक नारा भी दिया था, वो नारा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। इन्होंने कहा मारो फिरंगी को, इन्होंने एक नारा दिया था मारो फिरंगी को। किस रिवॉल्यूशन में, ये 1857 की ही क्रांति थी जिसमें इन्होंने कहा कि मारो फिरंगी को। तो ये नारा भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये सारी डेट्स आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख के आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट नंबर 2 जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। जय हिंद।